आज की पंचायत ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद रवि आजाद को निर्दोष पाया गया। महिला के खिलाफ आज के अध्यक्ष मंडल की तरफ से पंचायत की गरिमा भंग करने के लिए एफआईआर। तो भाई जहाँ रवि भाई का पसीना पड़ेगा वहाँ खून गिरेगा हमारा। जात के भाईचारे को बनाए रखने के लिए आज ये लड़ा। पंचायत में जो झूठ बोलेगा फंस जाएगा और कोर्ट में जो सच बोलेगा वो फंस जाएगा। और इस रवि आजाद के चेहरे पर या कोई बात या लाके से यो दोषी हो कैसे यो दोषी से कि निर्दोष है। पहले तो भाईचारा इस बात में बताओ यो निर्दोष है कि ना से। तो भाई फिर दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हरियाणा की गलियों से लेकर मीडिया की सुर्खियों तक और गांव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक एक ही मामला चर्चा में है। मामला है किसान नेता रवि आजाद का, जिस पर पोक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह कोई साधारण विवाद नहीं बल्कि नाबालिग से जुड़े अपराध और दलित परिवार के न्याय से जुड़ा वह सवाल है जो सीधे सीधे कानून, समाज और सत्ता के चरित्र पर उंगली उठाता है। रवि आजाद वही शख्स है जो अक्सर कहते रहे हैं कि हमें भारत के कानून पर भरोसा है, मगर जैसे ही मामला खुद पर आया, कानून पर भरोसे की जगह जातीय ताकत के प्रदर्शन का रास्ता चुन लिया गया। अदालत का सामना करने की बजाय उसने जातीय खाप पंचायत का मंच चुना, भीड़ खड़ी की, पीड़ित परिवार के खिलाफ सामाजिक दबाव बनाया और यहां तक कि नाबालिग पीड़िता की पहचान तक सार्वजनिक कर दी गई, जो अपने आप में ही एक कानूनी अपराध है। जनमंच इस पूरे मामले पर बात करने से पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि खाप पंचायतें हैं क्या और इतिहास में इनका चरित्र किसके पक्ष में खड़ा रहा और किसके खिलाफ में। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह भूगोल जहां जातीय खाप पंचायतें सदियों से प्रभावी रही है। इनका गठन पुराने समय में मुल्क में जब कोई कानूनी नियम नहीं थे, उस दौर में भूगोल व जाति के आधार पर अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इनका गठन हुआ। मगर समय के अनुसार जब इनकी आर्थिक सामाजिक ताकत बढ़ती गई तो इनका अहंकार भी बढ़ता गया। ये स्थानीय सत्ता चलाने लग गए, स्थानीय न्याय प्रणाली विकसित कर ली गई, मगर वहां समय समय पर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के खिलाफ इनके फरमान आते रहे। इज्जत के नाम पर हत्याएं, सामाजिक बहिष्कार, रिश्तों पर रोक और परंपरा के नाम पर अधिकार छीन लेना यह कोई असामान्य घटना नहीं रही। बेटियां क्या पहनेगी, मोबाइल रखेगी या नहीं, किससे शादी करेगी, ये फैसले अक्सर खाप पंचायतें सुनाती रही हैं और ये फैसले खबरों की सुर्खियों में भी बने रहे हैं। मगर पिछले 15 सालों में एक चीज बदली। आम आदमी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया जिसमें कैमरा भी था, सोशल मीडिया आ गया, सच रिकॉर्ड होने लग गया, अत्याचार का वीडियो बनने लगा। और जब इन पंचायतों को यह एहसास हुआ कि इनकी जातीय करतूतें अब कैमरे की आंख से बच नहीं पाएगी, तब से इन्हें अपने ही परंपरागत फैसलों से डर लगने लगा और सार्वजनिक फरमानों की भाषा बदलनी शुरू हो गई। फिर हरियाणा ने जाट आरक्षण आंदोलन देखा, हिंसा हुई, आग लगी और जाट समुदाय की छवि पूरे प्रदेश में अलग थलग पड़ गई। इसके बाद किसान आंदोलन आया, पंजाब के किसान संगठनों के साथ हरियाणा के संगठन भी शामिल हुए। उसी समय खाप पंचायतों ने इस आंदोलन में प्रभाव जमाने की कोशिश की, मगर पंजाब के संगठनों ने साफ समझ लिया कि जातिवादी मानसिकता आंदोलन के लिए जहर साबित होगी। इसलिए खाप पंचायतों को निर्णायक भूमिका नहीं लेने दी गई, कमेटियों से बाहर रखा गया। मगर जाट आंदोलन के जो चेहरे थे वही किसान आंदोलन में किसान का मुखौट लगाकर घुसने में सफल रहे। उन्हें पता था कि हरियाणा में खुलकर किसी जाति के खिलाफ बोलकर आंदोलन नहीं जीता जा सकता।
इसलिए नया नारा गढ़ा गया, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। मगर यह नारा जुबान पर था, दिमाग में नहीं, दिल में नहीं। इन चेहरों के कारण ही दूसरी किसान जातियों ने आंदोलन से दूरी बनाए रखी। किसान आंदोलन खत्म हुआ और वही चेहरे फिर से वहीं लौट आए जहां हमेशा खड़े रहते थे, जातीय पंचायतों में। और जैसा हमेशा होता आया है, जहां भी दलित खड़ा होता है, अपने हक की बात करता है, तो ये जातीय पंचायतें और ये जातीय नेता उसके न्याय के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। गणेश वाल्मीकि केस, जहां सवाल पुलिस पर था, मगर ये पूरा जातीय तंत्र वाल्मीकि समाज के खिलाफ खड़ा हो गया। इन्होंने वाल्मीकि समाज के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसे ही छात्र गांव में जब दलित जातियों का सामाजिक बहिष्कार हुआ, तब भी यही किसान आंदोलन के चेहरे बहिष्कार के समर्थन में दिखाई दिए। वहां भी इन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया। यही चेहरे फिर तब दिखाई देते हैं जब महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय होता है, जब बेटियां मेडल लेकर खड़ी होती है और सत्ता उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो यही लोग गांव से लेकर संसद की सड़कों तक उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उस समय संविधान याद आता है, कानून याद आता है, न्याय की बातें होती है। जब महिला खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए थे, तब यही लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, कानून की दुहाई दे रहे थे और ये कह रहे थे कि आरोप लगने के बाद आरोपी को अदालत का सामना करना चाहिए। मगर आज जब मामला रवि आजाद पर आया है, तो वही रवि आजाद और उनके समर्थक, यहां तक कि उनसे जुड़ी खाप पंचायतें और किसान संगठन वही तर्क देने लगे हैं जो ब्रजभूषण और उसके समर्थक उस समय दे रहे थे। जो उस समय संविधान की दुहाई दे रहे थे, वो इस समय संविधान को पांव तले रौंदने लगते हैं। जो अभी न्याय की बात कर रहे थे, वही न्याय प्रक्रिया का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बेटी वही, पीड़ा वही, मगर जाति बदलते ही संवेदनशीलता का चेहरा बदल जाता है। यहां पूरा तंत्र फिर वही पुरानी स्थिति में खड़ा नजर आता है, आरोपी के पक्ष में, दलित पीड़ित परिवार के खिलाफ। इस कहानी का सबसे खतरनाक दस्तावेज कोई पुलिस पेपर नहीं है, बल्कि खाप पंचायत का वह निमंत्रण पत्र है। यही पत्र असली नीयत खोल देता है। इस निमंत्रण पत्र में पंचायत होने से पहले ही यह घोषित कर दिया गया कि रवि आजाद पर दर्ज मुकदमा झूठा है, राजनीति से प्रेरित है। यानी न जांच, न अदालत जरूरी, न पीड़ित का पक्ष जरूरी। पंचायत पहले ही फैसला लिख चुकी है। अब सवाल यह है, जब पहले ही तय कर लिया गया कि मुकदमा झूठा है, तो फिर पंचायत बुलाने का मतलब क्या था? कौन सा न्याय होना था? किसकी सुनवाई होनी थी और किस सच की तलाश बाकी थी? साफ है, यह पंचायत न्याय के लिए नहीं, जातीय ताकत दिखाने के लिए बुलाई गई थी। प्रशासन और ये सीआईडी वाले ये इस बात को सरकार तक पहुंचा देना। अब ये चिंगारी उठ चुकी है, ये आग लगेगी और फिर मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा तूफान बनेगा। इस पत्र में एक और बड़ा अपराध हुआ। नाबालिग पीड़िता और परिवार की पहचान सार्वजनिक कर दी गई। पोक्सो जैसे कानून में जहां पहचान छुपाना कानूनी जिम्मेदारी है, खाप पंचायत उसी भीड़ के वाले उस पहचान को कर देती है। यह न्याय नहीं, यह सीधी धमकी है। इसी के बाद आरोपी की जाति से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाने लगे, दलित परिवार पंचायत में क्यों नहीं आया? तो जवाब सीधा है, क्योंकि वह पंचायत संवैधानिक मंच नहीं थी, वह एक संगठित सामाजिक दबाव सभा थी। वहां पीड़ित परिवार जाता तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा, उसकी निजता, उसकी गरिमा का सवाल उठता। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई कानून किसी पीड़ित परिवार को जातीय पंचायत में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करता है। और कोई जातीय पंचायत संवैधानिक नहीं है कि किसी भी पीड़ित परिवार को वो इस तरीके से बुला सके। और जो लोग कहते हैं कि पंचायत में तो सबको बोलने का मौका मिलता है,
उन्हें उस महिला की कहानी याद रखनी चाहिए जो उसी पंचायत में गई जो आरोपी की ही जाति से थी। उसके साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की हुई और फिर उसी महिला के खिलाफ एफआईआर करवाने की घोषणा कर दी गई। महिला के खिलाफ आज के अध्यक्ष मंडल की तरफ से पंचायत की गरिमा भंग करने के लिए एफआईआर हो। अब आप सोचिए, जब उसी जाति की महिला सुरक्षित नहीं है तो दलित परिवार वहां जाकर क्या उम्मीद कर सकता था। पंचायत 3 घंटे चलती है, पीड़ित का पक्ष नहीं, नाबालिग लड़की की आवाज नहीं, जांच का इंतजार नहीं, मगर वही फैसला आता है जो निमंत्रण पत्र में पहले ही लिख दिया गया था। रवि आजाद निर्दोष है। आज की पंचायत ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद रवि आजाद को निर्दोष पाया गया। तर्क यह कि वह गाड़ी में नहीं था, लेकिन वही पंचायत यह भी मानती है कि गाड़ी में 3 लड़के थे। वे कौन थे, उनकी क्या भूमिका थी, उन पर क्यों चुप्पी? इस पर पंचायत मौन रहती है, क्योंकि इन पंचायतों का काम सच ढूंढना नहीं, अपनों को बचाना होता है, अपनी जाति के पक्ष में खड़ा होना होता है और पीड़ित के खिलाफ बात करनी होती है। ऐसा एक तरफा न्याय अंग्रेजों के दौर में भी नहीं होता था, मगर ये कंगारू पंचायतें सदियों से यही करती आई है। दलितों को डराना, पिछड़ों को झुकाना और कानून से ऊपर जाति को खड़ा करना। यह मामला केवल रवि आजाद का नहीं है, यह मामला संविधान बनाम खाप, कानून बनाम भीड़ और एक नाबालिग दलित लड़की बनाम संगठित जातीय सत्ता का है। और अंत में सवाल वही, न्याय अदालत तय करेगी या जातीय पंचायत? संविधान चलेगा या भीड़ का राज? इतिहास गवाही देता है, भीड़ का राज कभी इंसाफ नहीं करता, भीड़ का राज हमेशा कमजोर को कुचलता है। भीड़ किसी को न कुचले, इसलिए पीड़ित की आवाज बनिए, पीड़ित के पक्ष में खड़े होइए। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।